आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है और फांसी की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ममून सरकारी गवाह बन चुके थे और कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमा कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश भी दिए हैं। शेख हसीना को सजाए सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़े हुए हैं। हसीना की पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और देखिए, आपको बता दें कि आज ट्रिब्यूनल ने अपना यह फैसला सुनाया। शेख हसीना समेत 2 लोगों को दोषी माना गया। उस समय के गृह मंत्री शेख हसीना के साथ उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि आईजी पुलिस को 5 साल की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए। गौरव सावंत का रुख करते हैं। गौरव, यह सजा खासतौर पर शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए देना कितना महत्वपूर्ण इसको माना जाए और कितनी ज्यादा परेशानी उनके लिए आगे खड़ी हो सकती है? देखिए, शेख हसीना ने अभी आज तक से बात की और शेख हसीना ने आज तक से बातचीत करने में यह कहा कि उनके खिलाफ जो पूरा का पूरा मामला है वो गैर कानूनी है, वो राजनीति से प्रेरित है और जो उनके समर्थक हैं उन्हें सुना नहीं गया, ये न्यायपूर्ण नहीं है जो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन उनके लिए समस्या बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है 3 जजों का ये ट्राइब्यूनल था, अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल था और मोहम्मद यूनुस की सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि पूरे पारदर्शी तरीके से इसने काम किया है। 100 से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों से आई विटनेसेस को उन्होंने एग्जामिन किया है। शेख हसीना प्रधानमंत्री पूर्व वो फरार है, असदुज्जमान जो गृह मंत्री थे उस समय के वो फरार है। लेकिन उस समय के जो ढाका के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो न केवल पूरे समय वहां रहे बल्कि आज भी जब ये वर्डिक्ट अभी सुनाया गया तो वो अदालत में बैठे थे और उन्होंने कहा हाँ मैं दोषी हूं और उन्होंने उसकी डिटेल्स दी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ढाका की सड़कों पर हिंसा की भी कुछ खबरें, छिटपुट हिंसा की खबरें भी आई हैं। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह गौरव, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में शेख हसीना का पक्ष ना तो सुना गया ना ही उनको किसी तरीके से जोड़ा गया और ये अपने आप में दिखाता है कि एक तरीके से ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जो ट्रायल था ये वन साइडेड रहा है। यही उनका दावा लगातार रहा है कि राजनीति से प्रेरित था ये पूरा का पूरा मामला। एक शेख हसीना, उनकी अपनी जान को खतरा था, इसीलिए उनको देश छोड़ने को कहा गया, पहली बात। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया बांग्लादेश में, वो जिस सत्ता ने सेटअप किया उसके पास उसका कोई मैंडेट नहीं था, अधिकार नहीं था, क्योंकि मोहम्मद यूनुस वो एक डेमोक्रेटिक। गौरव, आपको बीच में रोकूंगा, एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि शेख हसीना का इस फैसले के बाद एक बयान आया, जिस तरीके से गौरव भी हमें बता रहे थे कि आज तक से फैसले पर बोली हैं शेख हसीना, उन्होंने आज तक से बातचीत की है और इस फैसले के बाद अपना रिस्पॉन्स, अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि पक्षपात और राजनीति से प्रेरित है ये फैसला। शेख हसीना का बयान पहला उनका, आप कह सकते हैं कि उनका ऑफिशियल कमेंट भी इस पर आ गया। आज तक से बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में शेख हसीना ने कहा कि देखिए पक्षपात का आरोप लगाया और यह भी कहा कि राजनीति से प्रेरित है ये पूरा फैसला। और गौरव हमारे साथ जुड़े। गौरव, देखिए निश्चित तौर पर आप जैसे बता रहे थे कि शेख हसीना ने उन्हीं बातों को दोहराया, लेकिन अगर आप देखें कि क्या शेख हसीना के पास क्या ऑप्शन बचेंगे अगर आप लीगल पॉइंट्स की अगर बात करें तो? देखिए, शेख हसीना के लिए इस तरह तो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि उनकी पार्टी के काडर को न केवल गिरफ्तार किया गया है, पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उनकी जबरदस्त तरीके से पिछले 1 वर्ष में अगस्त 2024 के बाद से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह के आरोप न केवल शेख हसीना बल्कि उनकी आवामी लीग पार्टी लगातार लगाती रही है। कई लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा, कई मारे गए और कई उनको जेल में बंद कर दिया गया। दूसरी
दूसरी बात उनका यह कहना है कि मोहम्मद यूनुस को ऊपर से थोपा गया है बांग्लादेश पर, वो बांग्लादेश के इलेक्टेड लीडर नहीं है। ये जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया है ये लीगल नहीं है, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन वर्डिक्ट आ गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार का यह दावा है कि यह पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया थी, 100 से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की गई थी और उस समय कोर्ट रूम जो खचाखच भरा था उसमें लोग बिल्कुल रो रहे थे जिनके परिजन मारे गए थे। 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि बांग्लादेश की सरकार ने की है और उनका यह कहना है कि शेख हसीना ने बाकायदा आदेश दिए थे कि पुलिस बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाए, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया और जब पुलिस बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी तो शेख हसीना ने न केवल उनको नहीं रोका बल्कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। तो ये 3 मुख्य उनके ऊपर चार्जेस थे और तीनों चार्जेस में उन्हें दोषी पाया गया है और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट यानी ऐसी पनिशमेंट जिससे और लोग डर जाएं और सबक लें, इस तरह की पनिशमेंट उन्हें दी गई है। मौत की, मृत्यु दंड की सजा और वही भी फांसी पर लटका देने की सजा उन्हें दी गई है। गौरव, एक बात बताइए, क्योंकि यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में यानी अगले साल ही फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने की अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव होने वाला है वहां पर। लेकिन उससे पहले यह फैसला आना और इस फैसले में एक और बड़ा टेक्निकल पॉइंट यह कि अगर वो 1 महीने में सरेंडर या अरेस्ट नहीं होती तो निश्चित तौर पर उनके पास अपील का कोई आपका प्रावधान या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और अगर वो सरेंडर कर देती है, अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा पनिशमेंट का। तो दोनों तरफ से उनको फंसाने की, उनको राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखने की भी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है इस पूरे फैसले को। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शेख हसीना के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। लेकिन जब समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उनके काडर के लिए बांग्लादेश में जीवित रहना भी कठिन हो जाता है, जिस तरह से लगातार 2024 से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, क्योंकि ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन का नाम तो दिया गया है लेकिन स्टूडेंट रेवोल्यूशन की आड़ में कट्टर इस्लामिक संगठन इस समय बांग्लादेश पर एक तरह से राज कर रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सांठगांठ बढ़ती जा रही है, आईएसआई का वहां वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो इसमें जो भी भारत विरोधी तत्व हैं वो वहां पर मजबूत हो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में शेख हसीना का उस देश में वापस, अपने ही देश में वापस लौटना खतरे से खाली नहीं। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ये बात भारत से कर चुकी है कि उनका प्रत्यर्पण करके उनको बांग्लादेश भेजा जाए, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, कानूनी प्रक्रिया? और अगर इसका उत्तर नहीं आता है तो फिर भारत के लिए उनको वापस भेजना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। गौरव, एक बात बताइए, क्योंकि देखिए आपने प्रत्यर्पण की बात की, क्या यह संभव है? क्योंकि प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते आए हैं। मोहम्मद यूनुस जो सरकार में एक पीस के तौर चेहरे पर आए थे, वो आए थे कि देखिए प्रोसेस को सुधारेंगे, इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराएंगे, लेकिन जो बायसनेस दिखती है, जो वन साइडेडनेस दिखती है, वो साफ तौर पर इस फैसले से पहले भी नजर आई और अब भी नजर आ रही है। तो क्या ऐसे में यह माना जाए कि यह सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को भी बढ़ावा देगा जो भारत के खिलाफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट बांग्लादेश में खड़ा किया जा रहा है? देखिए, बांग्लादेश के 2 पहलू हैं इस समय। जो भारत विरोधी तत्व हैं वो वहां पर इस समय बेहद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई की आड़ और जमायते इस्लामी जैसे कट्टर इस्लामिक संगठनों की शय दोनों वहां बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ वहां और ऐसे संगठन आते जा रहे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई समेत, जो बांग्लादेश की आवाम को और खासतौर पर भारत से जुड़ी सीमाओं पर, चाहे वो त्रिपुरा से जुड़ी सीमा हो या बंगाल से जुड़ी सीमा हो, इस पूरी जो जिसको हम अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इलाका बोलते हैं, वहां पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जितनी अस्थिरता बांग्लादेश में होगी उतनी समस्याएं भारत में बढ़ेंगी और खासतौर पर तब जब बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं अगले वर्ष। ऐसी परिस्थिति में अब से लेकर अगला 1 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा। दुनिया की निगाहें इस समय बांग्लादेश पर हैं। अगर वहां कट्टर इस्लामिक संगठन और ताकतवर हो जाते हैं, मोहम्मद यूनुस केवल उसका मुखौटा भर हैं, उनकी आड़ में वहां पर जिस तरह से इस्लामीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है बांग्लादेश में, यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। हिंदुओं को जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, ईसाइयों को और अल्पसंख्यकों को, बौद्धों को जैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, दुनिया अभी आंख मूंदे बैठी है। प्रश्न ये, कब तक?